नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2022 सामान्य ज्ञान का यहाँ पर पार्ट चौथा यहाँ पर आपके सामने लेकर आ चुके हैं। और इससे पहले हमने आपको सामान्य ज्ञान के 3 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से उन्हें आप देख सकते हैं। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय कांग्रेस में जो है 2 पक्ष हो गए थे, एक नरम दल और एक हो गया था आपका गरम दल। तो इनका विभाजन कब हुआ था, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर बात करें भारतीय कांग्रेस का जो उदारवादी और उग्रवादी जो 2 दल थे ये विभाजित हुए थे सूरत अधिवेशन 1907 में, और ये हुआ था आपका 23वां अधिवेशन। कौन सा 23वां अधिवेशन था? ये आपका सूरत अधिवेशन, और ये हुआ था 1907 में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि सूरत अधिवेशन में जो है भारतीय कांग्रेस के 2 दल अलग अलग यहाँ पर डिवाइड हो गए थे, और जो अध्यक्षता की थी सूरत अधिवेशन की, ये की थी रास बिहारी घोष ने, और इनकी अध्यक्षता में जो है नरम दल और गरम दल जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का उन्मूलन किया था। तो किसने सती प्रथा का उन्मूलन किया था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे सती प्रथा का। तो सती प्रथा का जो उल्लेख है ये सर्वप्रथम आपको देखने को मिलता है 510 ईस्वी के एरण अभिलेख में। कहाँ पर? एरण अभिलेख में 510 ईस्वी का जो एरण अभिलेख है इसमें जो है सर्वप्रथम हमें सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है। और अगर बात करें सती प्रथा की, तो भारत में जो सती प्रथा है ये शकों के द्वारा लाई गई। किसके द्वारा? शकों के द्वारा भारत में सती प्रथा को लाया गया था। और गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने, किसने? विलियम बेंटिंग के द्वारा 4 सितंबर 1829 को रेगुलेशन नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को बंद करने का आदेश दिया गया था। तो ये यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो उन्मूलन का पूछा गया है। तो इसको जो है बंद किया गया था विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो सही युग्म हमें यहाँ पर छांटना है। तो पहला दिया है कि रेडक्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है, तो बिल्कुल सही बात है। अगला है डूरंड रेखा, ये आपकी पड़ती है भारत और अफगानिस्तान के मध्य, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि मैकमोहन रेखा, ये है आपकी भारत और चीन के मध्य, ये भी सही है। चौथा दिया है मैगी नॉट रेखा, ये आपकी भारत और श्रीलंका के मध्य, तो यही हमारा यहाँ पर गलत ऑप्शन है। तो ये जो है मैगी नॉट रेखा जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य नहीं है, बल्कि ये है आपकी जर्मनी और फ्रांस के मध्य। किसके मध्य है? जर्मनी और फ्रांस के मध्य आपकी है ये मैगी नॉट रेखा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही पूछा गया है तो 1, 2, 3 ये हमारे सही हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3। चौथा जो मैगी नॉट रेखा है ये जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यानी कि यहाँ पर एक साइड आपको दी गई है स्थानीय वायु का नाम और दूसरी साइड उससे संबंधित देश दिए गए हैं। तो पहला है सिरोको। तो सिरोको जो है ये क्या है? ये जो है एक तरीके से गर्म और शुष्क रेत से भरी हवा होती है, और ये आपकी इटली और स्पेन में जो है प्रविष्ट करती है। तो यहाँ पर जो फ्रांस दिया है ये इससे सुमेलित नहीं होगा, तो यही हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा क्या गया है कि जो है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो केवल एक जो है ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। और अगर बात कर लें बोरा की, तो बोरा भी एक जो है शुष्क और ठंडी हवा होती है, और ये जो है इटली और यूगोस्लाविया की एक प्रमुख जो है हवा है। अगला यहाँ पर जो ब्लिजर्ड दिया है, तो ब्लिजर्ड जो है ये बर्फ़ के कणों से युक्त एक ध्रुवीय हवा होती है, और इससे जो है साइबेरियाई जो है कनाडा प्रभावित होता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, और पहला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि केवल एक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। किसकी समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो अगर बात करें सरकारिया आयोग की,
तो इसका जो है गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा जून 1983 में। कब किया गया था? जून 1983 को सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। और किसकी समीक्षा के लिए किया गया था? तो ये किया गया था संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो अगर बात करें कार्डमम हिल्स की, तो इलायची पहाड़ी या इलामलाई का जो है अंग्रेजी रूपांतरण है ये। कौन? कार्डमम पहाड़ियाँ। और यह जो है भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। कौन सी है? भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। और ये कहाँ पाई जाती हैं? तो केरल और तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्डमम पहाड़ियाँ ये जो हैं ये आपकी केरल और तमिलनाडु में हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है। तो MIPS का यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। MIPS का जो फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जारवा जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जारवा जनजाति, तो जनजातियों से भी आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि जारवा जनजाति जो है ये जो है जारवा जनजाति कहाँ की है। तो ये है आपकी अंडमान निकोबार की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जारवा जनजाति संबंधित है अंडमान निकोबार से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किस में लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस में जो है लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ये पाए जाते हैं धारवाड़ तंत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इब्ने बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था। तो ये भी आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्ने बतूता की अगर बात करें तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। और इब्ने बतूता की अगर बात करें तो ये जो है मोरक्को का, यानी कि मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है, तो मोरक्को का ये निवासी था। और इसकी जो एक फेमस बुक है उसका नाम है रेहला। रेहला जो है इब्ने बतूता की एक फेमस पुस्तक है, इसे भी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को भारत में समाप्त किया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबरो, सर जॉन शोर ने या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। और इनका जो शासनकाल था ये था आपका 1842 से 44, यानी कि 1842 से 1844। और 1843 में जो है एक्ट 5 के तहत इन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलनबरो। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो पहला कथन यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। तो ये जो है ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, भारत की सीमाएं चीन यानी कि तिब्बत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल एवं म्यांमार को स्पर्श करती हैं। तो अगर देखें कि भारत की जो सीमाएं हैं वो चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और म्यांमार को स्पर्श करती हैं। तो ये जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, यानी कि ये जो है दोनों यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं ये दोनों ही सही हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। तो ये भी जो है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप टिक कर लीजिएगा। भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ये हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो अगर बात करें संविधान की आत्मा की, तो ये कहलाती है आपकी उद्देशिका, यानी कि उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। और अगर आपसे यहीं पर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किसे संविधान की आत्मा माना गया है, तो उनके द्वारा जो है आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद जो 32 है, ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में क्या दिया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये दिया गया है, और इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा माना है। तो यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी आपका राइट आंसर हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है आर्टिकल 32 को। और अगर सीधा पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, इसे जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिरका निम्न में से एक जली विलयन है। सिरका जो है निम्न में से एक किसका जो है जली घोल है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सिरका की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस्टिक अम्ल का जो है ये एक जली घोल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें सिट्रिक एसिड की, साइट्रिक जो अम्ल होता है ये किस में पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल ये पाया जाता है आपका जैसे कि नींबू हुआ, संतरा हुआ, यानी कि खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू, संतरा, अंगूर, इनमें जो है आपका साइट्रिक अम्ल ये जो है पाया जाता है। और अगर बात करें यहाँ पर कच्चे सेव में, तो कच्चे सेव में मैलिक एसिड होता है। कौन होता है, मैलिक एसिड होता है कच्चे सेव में। और इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। दूध में अगर पूछा जाए तो दूध में आपका लैक्टिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन सब बातों का यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू मून परिघटना होती है। तो ये आपको यहाँ पर नया क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि ब्लू मून जो है ये परिघटना होती है। तो ये कहाँ पर होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हों, तो ये कहलाती है आपकी ब्लू मून घटना। कौन सी कहलाती है, ब्लू मून परिघटना कहलाती है। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो ये कहलाती है ब्लू मून परिघटना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। तो सामान्य मानव में जो शरीर का तापक्रम होता है ये क्या होता है, यहाँ पर फ़ारेनहाइट में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो ये होता है 37.2 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में दिया गया है तो 37.2 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो ये होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में भारत का कितने पदक जो है यहाँ पर भारत ने जीते थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 की, तो यहाँ पर भारत ने कुल जो पदक जीते थे वो जीते थे कुल 7 पदक। और इसमें जो है 1 स्वर्ण था आपका, और 2 यहाँ पर रजत जीते थे, और 4 जो है कांस्य यहाँ पर जीते थे। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य किस ऑप्शन में है, तो पहले ही ऑप्शन में ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसमें जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख है, महाभारत में, रामायण में, अंगुत्तर निकाय में, या फिर ललित विस्तार में। तो अगर बात करें 16 महाजनपदों की, तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में जो है इसका उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि संविधान सभा के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो है संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कैसे थे, ये स्थायी अध्यक्ष थे। और अगर आपसे पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे पहले, तो हम आपको वो क्वेश्चन करा चुके हैं, उसमें आंसर था आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपके भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
स्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो ये आपको यहाँ पर बताना है 1956 में, 1969 में, 1971 में या फिर 1973 में। तो अगर बात करें इसका राइट आंसर क्या होगा तो ये हो जाएगा 1969। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस राज्य में जो है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया। तो ये किया गया था बिहार में, और बिहार का क्या था आपका यहाँ पर जनसंख्या घनत्व? तो ये था आपका 1106। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व निवेश रिपोर्ट जो है ये जारी की जाती है अंकटाड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंकटाड के द्वारा जो है प्रतिवर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो है अंतिम क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से क्या उत्पादन के कारकों में शामिल नहीं है? भूमि, श्रम, पूंजी और मजदूरी। तो यहाँ पर जो है मजदूरी जो है ये आपकी उत्पादन के कारकों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर, और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो हमारे चैनल पर जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।